आज मैग्नीट्यूड वेक्टर के बारे में कुछ बताना है। इसके पहले क्लास में मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था कि किस तरह से पोजीशन वेक्टर निकलेगा, लेकिन आज जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और इसके आगे भी कुछ टर्म बताएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसका देखें, इट इज डिनोटेड बाई मॉडुलस ए वेक्टर, जो दो लाइन है मॉडुलस ए वेक्टर। क्लियर? अब इसमें क्या क्या इसका टर्म और कंडीशन बनता है जरा देखिएगा। अगर कोई पॉइंट लेट P x, y, z v एनी पॉइंट। अब मैंने इसमें क्या किया कि P एक पॉइंट लिया जो x, y, z। क्लियर है? अब इस P पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में नाम लिखना चाहते हैं, लेट। तो P पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे OP, और इसको लिख सकते हैं कितना, xi, yj और zk। किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में नाम लिखने के लिए ऑरिजिन से लिखते हैं, और xi, yj और zk इस तरह से। अगर मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉडुलस निकालने का कंडीशन जरा देखिए। किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में नाम लिखा और उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है कि i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर और रूट। इस तरह से है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का कंडीशन निकालते हैं। यानी i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट और स्क्वायर रूट करके ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम मॉडुलस निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब इस पर हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इस पर क्वेश्चन में अगर मान लिया हम लेते हैं एक पॉइंट ए वेक्टर जो है i है प्लस j है और प्लस k है, और इसका हमको मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या कि i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा ना, सब में आ जाएगा ओनली 3 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर मान लिया हम यहाँ पे मान लेते हैं c वेक्टर 1/√3i, 1/√3j और 1/√3k, इस तरह से रहता है। और इसको हमको निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी वेक्टर को मॉडुलस अर्थात मैग्नीट्यूड निकालना है, तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर और रूट कर देंगे। यही निकलेगा क्या, मॉडुलस, जिसको मैग्नीट्यूड। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में लिख सकते हैं 3/3 इक्वल टू कंप्लीट 1। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड निकालने का कंडीशन क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बताते हैं नेक्स्ट थ्योरी। अब देखिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट आर नोन। अब यहाँ पे एक पॉइंट xy प्लेन के लिए है, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं P जो xy प्लेन पर है, तो हम क्या करते हैं कि P से परपेंडिकुलर PL, क्लियर, जो ये पैरेलल टू बाई एक्स के टर्म में है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो O से L और L से P और O से P, इस तरह से डायरेक्शन का टर्म सेट कर दिया है। अब यहाँ पे एक है कि ये I हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये J हो जाएगा। क्लियर? बाई एक्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट को टर्म सेट करते हैं x, y, अगर ये पॉइंट है P जो क्या है x, y, अब इस पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो वो P लिखाएगा और यहाँ लिखा है क्या, xi और yj। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में। अब इस पॉइंट को पहले हम मॉडुलस निकालना चाहेंगे, तो मॉडुलस देखिए निकालते हैं कैसे, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर और j का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, मॉडुलस। लेकिन इसमें अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कह दिया जाए, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे। देखिएगा यूनिट वेक्टर ऑफ
यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी। तो ओपी का यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है, देखिएगा, ओपी वेक्टर वाई मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर। यानी देखिए ओपी वेक्टर यहाँ पे सामने लिखा हुआ है एक्स आई वाई जे, क्लियर, और मैग्नीट्यूड जो है सामने लिखा हुआ है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है ना। अब इस टर्म के लिए हम एक टर्म तो सेट कर सकते हैं, क्या सेट कर सकते हैं, देखिएगा कि इतना वाई इतना और इतना इतना, यानी लिख सकते हैं एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आई, प्लस वाई वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ जे, क्लियर है, यहां तक तो क्लियर ही है। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए इसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एंगल मानते हैं थीटा। जब थीटा मान लिए तो एक टर्म तो जरूर बनेगा कि अगर हम पूछेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर पूछेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू, तो p बाई एच, जहां h का जो टर्म होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में होगा, जहां h का वैल्यू जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म होगा, क्योंकि यहाँ b है, यहाँ p है, यहाँ h निकल जाएगा। तो साइन के लिए p बाई एच, जहां हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर हम cos थीटा का अगर पूछना चाहेंगे तो b बाई एच, तो b मेरे कितना है x और h मेरे इतना है, यानी एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक नया टर्म बनेगा, नया टर्म क्या बनेगा जरा देखिएगा, एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना लिखा हुआ है cos थीटा, यहाँ लिख देंगे cos थीटा, और यहाँ पे i है तो i है, बाई बाई रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाई बाई रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू कितना लिख देंगे sin थीटा, और ये j है तो j है, यानी इसका कंडीशन में हम ये cos थीटा प्लस i sin थीटा, पहले तो मैंने यूनिट वेक्टर निकाल दिया जो सामने दिख रहा है, क्लियर, और दोनों का सेपरेट करके इतना का वैल्यू cos थीटा में और इतना का वैल्यू sin थीटा में सामने मैंने टर्म दिखा दिया है, और भी इसका नोटेड पॉइंट के रूप में लिखते हैं। देखिए ये नोटेड पॉइंट में मैंने कुछ दो टर्म लिखा है, इसी से रिलेटेड क्या लिखे हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको cos थीटा i प्लस sin थीटा j, और इसी टर्म के लिए यूनिट वेक्टर के लिए ही नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन cos थीटा i माइनस sin थीटा j, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा और क्लॉकवाइज में यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो ये याद रखिएगा यूनिट वेक्टर के लिए कंडीशन, ठीक है। अब आगे हम जब यहाँ पे x और y के लिए, जब x y z के लिए रहेगा प्लेन पर, तब क्या होगा उसके लिए देखिए, ये फर्स्ट है और सेकेंड वाला बताते हैं। देखिए अब इसमें क्या है सेकेंड पोजीशन में कि एक्स वाई प्लेन पर रहेगा, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन का है, तो एक्स एक्सिस के लिए सभी को पता है आई होता है, वाई एक्सिस के लिए जे होता है और जेड एक्सिस के लिए के होता है, ये तीनों कंडीशन के लिए, ठीक है। हम एक पॉइंट लेते हैं P जो x, y, z एक पॉइंट हो गया, जिसको वेक्टर फॉर्म में हम ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे, जो पहले भी बताया है, ठीक है। लेट P पॉइंट है x, y, z। अब इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे OP जो xi, yj और zk, क्लियर है। अब इसका हम मॉडुलस निकालते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं पहले। तो मॉडुलस जब निकालेंगे तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर और j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये मॉडुलस का कहानी, क्लियर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए जब तीन टर्म रहेगा तो यूनिट वेक्टर का कंडीशन सामने दिखना चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ OP। अब OP का यूनिट वेक्टर का सामने जो है ये कैप यूनिट वेक्टर के कंडीशन में है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, OP वेक्टर y मैग्नीट्यूड OP वेक्टर, क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म है क्या कि OP वेक्टर जो है सामने लिखा हुआ है xi, yj और zk, क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या है OP वेक्टर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। इस तरह से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। और ज्यादा एक काम क्या कर सकते हैं कि सभी का सेपरेट डिवाइड करते हैं,
यदि सभी का सेपरेट डिवाइड करते तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ आई हो जाएगा। फिर y के डिवाइड करते हैं तो y के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे z हो जाएगा, प्लस जेड वाई क्या करते हैं तो जेड वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ k हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट सामने दिख रहा है। क्लियर? इस पर एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल जरा देखते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना है और ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले इसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस निकालते हैं क्या कि मॉडुलस आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो आ जाएगा इसका मॉडुलस का कंडीशन √6। अभी मॉडुलस निकल गया है और a वेक्टर ही पता है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर इसका होता है a कैप, इसका फॉर्मूला क्या होगा a वेक्टर y मॉडुलस a वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला a वेक्टर y मॉडुलस a वेक्टर। तो a वेक्टर तो सामने दिख रहा है i प्लस j प्लस 2k, क्लियर है। और इसका जो है मैग्नीट्यूड जो है मॉडुलस जो है यहाँ √6 दिख रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर कंडीशन हम सेट कर सकते हैं और ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, सभी का सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना कर सकते हैं। यानी देखिए 1/√6i 1/√6j और 2/√6k, इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और भी यूनिट वेक्टर पर। देखिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लीजिएगा इस यूनिट वेक्टर के लिए। देखिए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर P एंड Q आर द पॉइंट, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। तो देखिए यहाँ P जो P पॉइंट है उस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में हम नाम लिखते हैं OP। OP इसका लिखेंगे तो मैंने कितना लिखा हुआ है I प्लस 2j प्लस 3k, क्लियर है। यानी P पॉइंट है उसको वेक्टर फॉर्म में मैंने नाम लिखा क्या I प्लस 2j प्लस 3k। अब इसी प्रकार से Q पॉइंट को लिखेंगे OQ। OQ क्या होगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, क्लियर है। OQ कभी क्लियर है। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर PQ जो मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था पिछले टर्म में, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है OQ माइनस OP पोजीशन वेक्टर के लिए। अब OQ का वैल्यू सामने लिखा हुआ है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस OP वेक्टर लिखा हुआ है I माइनस 2j माइनस 3k, क्लियर है। अभी 4i में से i सबट्रैक्ट करेंगे तो 3i और 5j माइनस 2j प्लस 3j और 6k माइनस 3k प्लस 3k, ये आ गया PQ वेक्टर। अब इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। मॉडुलस निकालेंगे, देखिए क्या कि मॉडुलस जब निकालेंगे तो i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट एंड k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 अर्थात आ जाएगा 27 और 27 को 3√3 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब एक काम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। अब यूनिट वेक्टर का शॉर्ट सिंबल हम लिख सकते हैं क्या PQ ऐसे, यहाँ पे PQ बाई मॉडुलस PQ वेक्टर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं कि क्या क्या इसका वैल्यू होगा। PQ वेक्टर का वैल्यू है मेरा 3i प्लस 3j प्लस 3k और PQ का मॉडुलस है 3√3। अब इसको हम सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, सभी का सेपरेट। तो देखिए 3y
3√3i। क्लियर हो सकता है? 3y 3√j और 3y 3√3k। इसका कंप्लीट 1/√3i और 1/√3j और 1/√3k। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर का कंडीशन हम सेट कर सकते हैं। क्लियर? अब यूनिट वेक्टर के बाद आगे बताते हैं नेक्स्ट थ्योरी, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर के बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, इसका डिफिनेशन क्या लिखे हैं? If a vector makes an angle alpha, beta, gamma with the positive direction of x, y, z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine। यानी cos alpha, cos beta, cos gamma को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन का डिनोट जो है ना L M N, जो L बराबर cos alpha लिख सकते हैं, M बराबर cos beta और N बराबर cos gamma। देखिए इसका फिगर में क्या है, एक्स वाई जेड, एक पॉइंट में ले लिया P, तो P जो है एक्स एक्सिस से लेकर के P का टर्म जो है अल्फा का एंगल बना जाएगा। क्लियर है? और बाई एक्सिस से लेकर के P लाइन का बीटा का बना जाएगा, और फिर जो है जेड एक्सिस से लेकर के P का गामा का बना जाएगा। क्लियर? यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना दिया है, बाई एक्सिस के साथ बीटा बना दिया है, और जेड एक्सिस के साथ गामा बना दिया है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस के लिए अल्फा, बाई एक्सिस के लिए बीटा और जेड एक्सिस के लिए गामा एंगल है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन का इंडिकेट कर सकते हैं, एल एम एन, और एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अब इसका क्वेश्चन से कैसे यूज करें, जरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? लेकिन इसको थोड़ा सा नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी पॉइंट को डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, उस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में नाम लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में नाम लिखेंगे एक्स आई, वाई जे और जेड के। अब इस पॉइंट को पहले मॉडुलस हम निकाल लेंगे। मॉडुलस जो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का और के का। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर निकालिए, क्या होगा? ओपी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर। अब यहाँ पे क्या है? ओपी वेक्टर है एक्स आई, वाई जे और जेड के, अब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को अभी तुरंत मैंने बताया क्या, इसको ऐसे लिखने के लिए एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई, और वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ जे हो जाएगा, और जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ किया जाएगा। क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर यहाँ तक क्लियर है, लेकिन हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन आर, जो मेरा यूनिट वेक्टर आया है उसी टर्म को आई, जे और के को हटा के कॉमा में लिख देंगे, वही मेरा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। जैसे कैसे लिखिएगा, एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा वाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉमा जेड वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। यानी कुछ नहीं करना है, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट को मॉडुलस निकाल लिया है। मॉडुलस निकालने के बाद एक्स वाई इतना, वाई वाई इतना और जेड वाई इतना जो सामने लिखा हुआ है वही डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम बताते हैं क्लियर रूप से। देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर को पहले हम मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k। अब इसमें ए वेक्टर है, इसका पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 9 = 14। क्लियर? ये तो मॉडुलस आ गया।
लेकिन हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो कुछ नहीं करना है डायरेक्शन कोसाइन में। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आर, आई का कोफिशिएंट 1/√14, कॉमा जे का कोफिशिएंट 2/√14 और के का कोफिशिएंट 3/√14। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन का कंडीशन सेट कर सकते हैं, जो ये कंप्लीट आंसर दिख रहा है। क्लियर हो गया? तो डायरेक्शन कोसाइन क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। यानी एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, दोनों ज्वाइन किया गया, तब उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले ए जो पॉइंट है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, i + 2j - 3k, और जो बी पॉइंट है उसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, -i - 2j और +a। इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो OB - OA, और OB - OA तो देखिए -i - 2j और +k, OB -i - 2j और यहाँ माइनस प्लस में है। क्लियर है? तो ये आ जाएगा -i - 2j और यहाँ पे आएगा -2i - 4j और +4k। ये आ गया AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां जाएगा कितना, 4 + 16, तो ये आ जाएगा 36, जिसको लिख सकते हैं 6। क्लियर है? अब इसके बाद एक काम करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए करना है क्या कि देखिए, इसका जो है -2/6 -2/6 -4/6 4/6, यानी i का कोफिशिएंट बाय 6, j का कोफिशिएंट एंड k कोफिशिएंट। अब इसको काट छाट कर लिख सकते हैं, -1/3 -2/3 और यहाँ पे 2/3। इसको बोलेंगे हम L, इसको बोलेंगे M, इसको बोलेंगे N, यानी L M N। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका है जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो इसी तरह से और भी हम थ्योरी देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है इस पर और क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा। एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछे थे, देखिए एक क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और पिछले जो इस तरह क्वेश्चन था, कोलिनियर, इक्वल और कोनिशियल। तो फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, पहले तो कोलिनियर होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, जिसको क्या पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो है इसका डायरेक्शन सेम नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिर देखिए ये वाला भी जो है डायरेक्शन सेम है, तो लिखेंगे क्या, बी वेक्टर और अल्फा वेक्टर दोनों पैरेलल भी है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। फिर देखिएगा तो ये वाला, ये भी दोनों क्या है, पैरेलल भी है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी है, तो सी वेक्टर इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, और एक और है क्या, देखिए ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर, ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम चल रहा है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, यानी सभी तीनों कैंसिल कर रहा है, यानी बी वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, अब कोलिनियर वेक्टर में क्या है कि सिर्फ ओनली पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल तो ये भी है, यानी लिखेंगे क्या, ए पैरेलल टू डी। ठीक है, ये भी पैरेलल है, फिर इसका पैरेलल ये है बी पैरेलल टू अल्फा, फिर सी पैरेलल टू बीटा, फिर क्या है कि इसका पैरेलल जो है ये अल्फा पैरेलल टू गामा, यानी ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो अल्फा पैरेलल टू गामा, या फिर क्या है भी पैरेलल टू यू, यानी ये जो है ना कोलिनियर वेक्टर बहुत सारा वेक्टर हो सकता है। ठीक है, जो सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। अब कोनिशियल वेक्टर में क्या है, कोनिशियल वेक्टर में क्या
कि जिसका एक ही पॉइंट से दो या दो से अधिक लाइन जाए। जैसे देखिएगा एक पॉइंट यहाँ है और ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, यानी कोनिशियल मेरा क्या करेगा, ए यू और बीटा, ये मेरा कोनिशियल कहलाएगा। फिर बी से मेरा एक ही पॉइंट गया, इसीलिए मेरा कोनिशियल नहीं करेगा। डी से भी एक गया है, ये गया है, यानी डी भी मेरा क्या करेगा, ये गामा वेक्टर और डी वेक्टर, ये जो क्या है कोनिशियल वेक्टर कहलाएगा। ई से भी मेरा एक ही वो पॉइंट गया है, इसीलिए कोनिशियल नहीं कहलाएगा। और ए से ये शायद एक ही गया है। तो कोनिशियल होने के लिए दो टर्म है, एक यहाँ पे ए वाला टर्म है और यहाँ पे क्या है, डी है। क्लियर है। और यहाँ लिखा गया है कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, यानी कॉलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए कॉलिनियर है ये वाला, यानी ए एंड बी कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। ये तो कॉलिनियर बट ये है इक्वल वेक्टर में दिया है। अब यहाँ पे ये भी इक्वल वेक्टर है, ठीक है, ये भी इक्वल वेक्टर है, लेकिन ये वाला जो है ना, यानी क्या हो जाएगा अल्फा एंड गामा, ये कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम कॉलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल टर्म सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से जो है विद्यार्थी अपना बनाइएगा और